सजेस्टेड एमसीक्यूज़ इंटरमीडिएट सितंबर 24 के देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो उसकी पीडीएफ है जो डाउनलोड होती है आईसीए की वेबसाइट पे से, जो उसने नोटिफिकेशन दी थी उस पर से अगर उसको अपलोड करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख कर रहा हूँ इम्प्रैक्टिकेबल फॉर द CAP। यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ आपको केस स्टडी नहीं मिलेगा, लेकिन एमसीक्यूज़ वैसे के वैसे ही रहेंगे। इम्प्रैक्टिकेबल फॉर द CAP 31 मार्च 2024 टू अटेन द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। इम्प्रैक्टिकेबल हो गया CAP के लिए 31 मार्च 2024 के दिन जाना और फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को अटेन करना वेयर हाउस पे। इट बिकम इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए परफॉर्म करना ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, किसके रिगार्डिंग में कि जो इन्वेंटरी है वो एग्जिस्ट कर रही है एंड उसकी कंडीशंस। तो CAP क्या करेगा इस केस के अंदर, तो वो टेक द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, क्या वो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लेगा एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन को लिए ऑफ द इन्वेंटरी एंड मेंशन द EMP, और क्या वो EMP के अंदर मेंशन कर देगा। रिलाई करना पड़ेगा ऑन द GSP लिमिटेड परपेचुअल इन्वेंटरी रिगार्डिंग द SD ऑडिट एविडेंस एंड एक्सप्रेस द अनमॉडिफाइड ओपिनियन। वो GSP लिमिटेड के अंदर रिकॉर्ड के अंदर वो ऑडिट एविडेंस के अंदर एक्सप्रेस कर देगा कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, मतलब GSP लिमिटेड के परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को देखकर वो ऑडिट एविडेंस ले लेगा और एक्सप्रेस कर देगा उसके हिसाब से अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओमिट कर देगा ऑल टुगेदर द ऑडिट procedures of the physical inventory count from the audit programs because of the impracticability की वजह से वो पूरा ऑडिट प्रोसीजर का जो उसको वहाँ पर जाकर चेक करना था वो ओमिट कर देगा, मतलब वो नहीं करेगा। मॉडिफाइड करेगा ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SS 705 एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द लिमिटेशंस। वो मॉडिफाइड कर देगा उसके ओपिनियन को 705 के हिसाब से, जहाँ पर उसको स्कोप ऑफ द लिमिटेशंस लग रही है उसकी वजह से। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, मॉडिफाइड कर देगा वो उसका ओपिनियन रिपोर्ट के अंदर इन अकॉर्डेंस विद SS 705 रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द लिमिटेशंस व्हिच असम्पशंस कंसर्निंग द बाइफरकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सपेंस इनटू द वेरियस हेड्स इज बीइंग वेरीफाइड बाय द CAP। कौन सा असम्पशन के अंदर बाइफरकेशंस किया जाता है एम्प्लॉयज़ एक्सपेंस को वेरियस हेड के अंदर, जो कि CAP कर रहा है। तो अकरेंस आएगा, मेजरेबल आएगा, कंप्लीटनेस आएगा या तो डिस्क्लोजर आएगा। तो डिस्क्लोजर के अंदर हम लोग बाइफरकेशन करते हैं विद रेफरेंस टू द रिपोर्टिंग के रेफरेंस on the internal financial controls, the systems of the companies Act 2013 which of the following does not falls within the nature of the responsibility of the GHP Limited। क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स 2013 के हिसाब से फॉल नहीं कर रहा है नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है 2013 के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, वो उसके अंदर क्या नीचे दिए गए हैं उसमें से फॉल नहीं कर रहा है। तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस स्पेसिफाइड इन द रिटर्न स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड, मतलब बोर्ड के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से, मतलब बोर्ड अगर लिख देगा कि ऑडिट कमेटी जो है उसको इवेल्युएट करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स के, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवेल्युएट कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगी। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स टू स्टेट दैट द डायरेक्टर हैड लेड, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लिखेगा उसके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स में कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एडिक्वेट है, मतलब सही है और वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हैव अपॉइंटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे एक्सपर्ट को, ताकि वो बता पाए कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है कंपनी के एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है जो कंपनी के, वो कमेंसुरेट कर रहे हैं विद द साइज़ एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि वो साइज़ और नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से सही हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आंसर यही आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो अपॉइंट करेगा मतलब एक्सपर्ट को, जहाँ पर वो एक्सपर्ट जो बताएगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के हैं वो साइज़ और नेचर के हिसाब से है ऑफ द बिजनेस। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपॉइंट तो कर सकता है ऐसे एक्सपर्ट्स को, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। इन टर्म्स ऑफ द कोड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू गेट themselves satisfied with the financial controls and the systems of the risk of the management and the robust of the and defensible, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सेटिस्फाइड करेगा कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं एंड जो सिस्टम्स है वो रोबस्ट भी हैं और वो डिफेंस भी कर रहे हैं, मतलब वो सही हैं और कंट्रोल्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो वो सेटिस्फाइड हो रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से, सिस्टम से, कि वो रोबस्ट है और वो डिफेंसिबल है। Due to the tight deadline, CAP has insufficient time to properly perform or complete the relevant duties and has to sign off the clean audit report। मतलब CAP के पास टाइम नहीं था और उसकी वजह से उसने क्लीन रिपोर्ट दे दी।
विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रोफेशनल एथिक्स इज डिसरिगार्डेड। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल डिसरिगार्ड हो रहा है प्रोफेशनल एथिक्स का इसके अंदर? तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर यहाँ पर क्या हो रहा है? वायोलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसके समय के मुताबिक जो कंप्लीट करना चाहिए था उसने वो नहीं करा, उसने ड्यू केयर नहीं रखी है। अनड्यू डिपेंडेंसी ऑन द फीस फ्रॉम द GHP क्रिएट विच थ्रेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिटर। जो ज़्यादातर डिपेंडेंसी होती है एक ही क्लाइंट की फ़ीस के ऊपर, उससे क्या थ्रेट क्रिएट होती है इंडिपेंडेंस के ऊपर? तो इंटीमिडेशन थ्रेट होती है, फेमिलियर थ्रेट होती है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होती है, तो एडवोकेशन थ्रेट होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होती है। इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, अगर डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन होता है जॉइंट ऑडिटर के अंदर, तो कौन से कोर्स का एक्शन लिया जाएगा? मिसेस क्रिस एंड कंपनी के द्वारा टू टेक वाइल issuing the audit report, they will have agreed with the opinion formed by the majority of the auditor। उन लोगों को एग्री करना पड़ेगा जो भी ओपिनियन फॉर्म किया गया है मेजोरिटी ऑफ द ऑडिटर के द्वारा। दे विल हैव टू एग्रीड विद द ओपिनियन, उनको एग्री करना पड़ेगा ओपिनियन के ऊपर जो भी फॉर्म किया गया है मेजोरिटी ऑफ द ऑडिटर के द्वारा। एंड दे कैन मैंशन द व्यूज़ इन द EMP, और वो उनका व्यूज़ किसके अंदर नाक सकते हैं? EMP के अंदर नाक सकते हैं। दे कैन ऐड द सेपरेट ऑडिट ओपिनियन पैराग्राफ इन द कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, वो सेपरेट ऑडिट ओपिनियन का पैराग्राफ नाक सकते हैं उनकी कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर के। दे कैन इश्यू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सकते हैं। एंड द ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड बाय द जॉइंट ऑडिटर शैल मेक अ रेफरेंस, और जो ऑडिट रिपोर्ट जॉइंट ऑडिटर ने दी है उसके अंदर रेफरेंस दे सकते हैं ये सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है पवन लिमिटेड का, वो कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के लिए उसको अप्लाइड नहीं किया जा सकता है? तो इन राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और the discount allowed on the issue of the equity shares of the companies for the purchase of its own shares or the other securities under section 68, मतलब बायबैक की बात कर रहा है। in paying up the unissued equity shares of the companies to be issued to the members of the company fully paid up, मतलब बोनस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ए आएगा, जहाँ पर राइटिंग ऑफ हम लोग नहीं कर सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो लॉस होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के साथ राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बाकी सब तो हम लोग कर सकते हैं कि बाकी सब तो सेट के रिलेटेड ही है। यहाँ पर बोनस के अंदर याद रखना है कि हमारे जो बुक्स मॉड्यूल्स के अंदर दिया गया था अकाउंटिंग के अंदर के बोनस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकते, वो उसके अंदर सिर्फ ICAI ने किया गया है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर ए आएगा, इन राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। CAI who is in charge of the audit of the Nand Cooperative Society wants to ensure that the society has contributed to the charitable purpose within the limit prescribed। How much is the society allowed to contribute to the charitable purpose, कितना charitable purpose के लिए का सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर सकती है? तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी आएगी? तो एक्सीड नहीं करना चाहिए वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड, जो रिजर्व फंड है उसके अंदर कंपल्सरी ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका 10%, मतलब वो जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, not exceeding 10%. Which of the following need not be included by the audit team as a part of the audit documentation during the handling of their respective assignment? क्या था? Which of the following need not to be included, क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा ऑडिट टीम के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे नहीं रखा जाएगा जब हैंडल कर रहे होंगे हम लोग रेस्पेक्टिव असाइनमेंट का। तो सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एग्रीमेंट, ये तो रखना है। ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हम लोग रखते हैं लेकिन जो ड्राफ्ट होता है उसको हम लोग नहीं रखते हैं। समरीज ऑफ दी सिग्निफिकेंट मैटर, समरीज को भी रखते हैं और चेकलिस्ट को भी रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ड्राफ्ट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, फाइनेंशियल इवेंट्स ऑफ द कंडीशन दैट में कास्ट, फाइनेंशियल इवेंट कंडीशन जो कास्ट करे सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या नहीं इंक्लूड किया जाता? तो इन एबिलिटी टू कंप्लाइज विद द टर्म्स ऑफ द लोन्स एग्रीमेंट, इसको तो इंक्लूड किया जाता है। इन एबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स ऑन द ड्यू डेट, इसको भी यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, उसने क्या बोला है? फाइनेंशियल इवेंट की बात की है। तो यहाँ पर इनएबिलिटी टू कंप्लाइज विद दी टर्म्स ऑफ द लोन्स एग्रीमेंट, ये तो फाइनेंशियली हुआ। इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाए, ये भी क्या होगा? फाइनेंशियली हुआ।
शॉर्टेज ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लाइज़ की शॉर्टेज हो जाना, ये क्या हो गया, ऑपरेशनल हो गया, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। सब्सटेंशियल ऑपरेशनल लॉस, ये भी क्या हो गया, तो ये भी फाइनेंशियली हो गया। विच काइंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट विल द ऑडिटर इशूड, अगर यूज़ किया जाता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट बट द मटेरियल अनसर्टेनिटी, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर की ज़रूरत है, अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो गोइंग कंसर्न का खतरा लग रहा है और मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एडवर्स ओपिनियन देना है या डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देना है या अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है या क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है। अगर गोइंग कंसर्न का खतरा लग रहा है, अनसर्टेनिटी लग रही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी लग रही है ऑडिटर को, लेकिन डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली कर दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग अनमोडिफाइड ओपिनियन देके छोड़ देंगे। इफ़ द ऑडिटर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द WR आर नॉट रिलायबल, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट ओपिनियन शुड बी इशूड बाय हिम, अगर WR रिलायबल नहीं लग रहा है ऑडिटर को, तो कौन से काइंड का ऑडिट ओपिनियन हम लोग इशू करेंगे, तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन यहाँ पर हम लोग इशू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ द स्कोप के हिसाब से मटेरियल भी है, परवेजिव भी है, इसलिए हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन यहाँ पर लगाएंगे। एडवांस ओपिनियन नहीं लगाएंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद द OMP नहीं लगाएंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद द EMP नहीं लगाएंगे। Messr DEF and associate have been appointed as a statutory auditor of the JKL Limited for the first time for the financial year 24-25। पहली बार वो लोग किसके लिए अपॉइंट हुए हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बने हैं, किसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर बने हैं, किसके लिए, वो फर्स्ट टाइम JKL लिमिटेड के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द JKL लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 24-25 के लिए। द एंगेजमेंट पार्टनर जो है CAD इज़ इज़ ब्रीफिंग, वो समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि एंगेजमेंट टीम को कि नीड द एंगेजमेंट टीम स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट टीम स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड समझा रहा है इन द एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट एंड इन द अदर टाइप्स ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज एंड ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द वन पॉइंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वाई द स्टैंडर्ड आर नीडेड, क्या नहीं है करेक्ट स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो स्टैंडर्ड इक्विप द प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट्स के साथ इक्विप्ड है और उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल है। स्टैंडर्ड एंश्योर द ऑडिट क्वालिटी, स्टैंडर्ड के अंदर एंश्योर किया जा रहा है कि ऑडिट क्वालिटी मेंटेन रहेगी। स्टैंडर्ड प्रमोट कर रहा है यूनिफॉर्मिटी को एज द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड एंश्योर दैट कैरिंग आउट द ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क एट अ पार विद द लोकल प्रैक्टिसेस, यहाँ पर बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया जाता है ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ, ना कि लोकल प्रैक्टिसेस के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, D आएगा। RDB and company have been appointed as a statutory auditor of the INA group of the hotels. This is the first times of the firms auditing and industries of the food and beverages. Food and beverages इसके अंदर पहली बार ऑडिट कर जा रहे हैं। Engagement teams have undertaken the activities of the development of an audit plans in the INA hotel after throughout the understanding the hotel businesses and its environment as per the ऐसे 300 के हिसाब से which of the following metals, क्या metals जो है वो नहीं रहेगी part of developing an audit plan, ऑडिट प्लान के अंदर क्या नहीं रहेगा। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, NTE प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, NTE प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स असल्सन लेवल पे, NTE ऑफ द रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, NTE ऑफ द रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। क्यों यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लान के अंदर नहीं आता है, ये तो परफॉर्मेंस के आता है। अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट द एंगेजमेंट कंप्लाइंस विद द SS। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर में C आएगा कि जो NTE ऑफ द रिसोर्सेज है नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, वो यहाँ पर ऑडिट प्लान का पार्ट नहीं बनता है। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वांट द ऑडिटर टू सर्टिफाई द एक्सपोर्ट सेल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट सेल को सर्टिफाइड कर दें ताकि वो लोग सबमिट कर पाएँ इसको अथॉरिटीज़ को। द ऑडिटर ऑल्सो साइंड द कन्फर्मेशन लेटर, ऑडिटर ने कन्फर्मेशन लेटर को भी साइन किया है टू बी सेंड टू द वेरियस डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स फॉर कन्फर्मिंग दर बैलेंसेज एज ऑन 31/3/2024। तो यहाँ पर हमको यूडिन जो होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, तो एक्सपोर्ट सेल्स ड्यूरिंग द EL सर्टिफाइड, एक्सपोर्ट सेल्स जो है जो सर्टिफाइड कर रहा है ऑडिटर उसके अंदर यूडिन की ज़रूरत होती है। कन्फर्मेशन लेटर जो होती है उसके अंदर ज़रूरी होती है, बोथ एक्सपोर्ट सेल्स एंड कन्फर्मेशन लेटर दोनों के लिए ज़रूरी होती है कि कोई यूडिन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपोर्ट सेल्स जो सर्टिफाइड कर रहा है ऑडिटर फॉर द ईयर उसके अंदर यहाँ पर यूडिन की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि कन्फर्मेशन लेटर जो होता है वो तो किसके द्वारा भेजा जाता है, मैनेजमेंट के लेटर हेड के ऊपर भेजा जाता है, तो उसके ऊपर तो यूडिन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सर्टिफिकेशन क्या दे रहा है, एक्सपोर्ट सेल्स का सर्टिफिकेशन दे रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा, तो यूडिन की रिक्वायरमेंट आएगी। आंसर आएगा A।